साथियों नमस्कार। बीएड एग्जाम मेथड ऑफ टीचिंग सिविक्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकतांत्रिक भारत में नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य छात्रों को नागरिकों के कर्तव्यों तथा अधिकारों का ज्ञान कराना है। छात्रों को इसी प्रकार राजनीतिक दलों तथा उनके कार्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है कि किस प्रकार हमारे देश में राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल के उनके कार्य क्या हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या है और राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस प्रकार हैं, इन सब की शिक्षा देना नागरिक शास्त्र शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। नागरिक शास्त्र शिक्षण के मुख्य उद्देश्य में समाज में उपयोगी सदस्यों का निर्माण करना है। छात्रों में ऐसी क्षमताओं को उत्पन्न करना है कि वो राष्ट्रहित के लिए अपनी इच्छाओं को भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो सकेंगे। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को अपना करके हमें एक उपयोगी सदस्यों का निर्माण करना है अपने समाज में। नागरिक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं कि नागरिक चरित्र का विकास करना, आदर्श नागरिकता का विकास करना, राष्ट्रीय चरित्र नेशनल कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास हो, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की भी आवश्यकता पर हमारा नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य बल देता है। अगला है राजनैतिक जागरूकता। हम अपने सिस्टम के प्रति जागरूक हो सकें, उसे समझ सकें कि हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था कैसी है, हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हमारे देश में प्रधानमंत्री किस प्रकार जो है उनका इलेक्शन होता है। इन सारी व्यवस्थाओं को संसदीय स्तर पर हम समझें कि हमारे देश की संसदीय प्रणाली किस प्रकार है, इसके लिए नागरिक शास्त्र शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, देश की शासन प्रणाली का ज्ञान और आदर्श नेतृत्व का विकास लोकतंत्री भारत में नागरिक शास्त्र शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। साथियों अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नागरिक शास्त्र के एक प्रभावी शिक्षक के क्या गुण होते हैं? तो नागरिक शास्त्र के एक प्रभावी शिक्षक के क्या गुण होते हैं? वो विषय का ज्ञाता होना चाहिए, उसे विषय से संबंधित सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, व्यापक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षक की स्वतंत्रता आवश्यक है कि वह स्वतंत्र विचार रखता हो, वो किसी भी रूढ़िवादी विचार से ग्रस्त ना हो, वो कोई भी आइडियाज़ और इनोवेशन से परेशान ना हो, बल्कि उसे एडॉप्टेबिलिटी में अपने को एडॉप्ट करे, उस विचार को एडॉप्ट करे और बालकों को, बच्चों और छात्रों को भी समझाने का प्रयास करे। इस प्रकार शिक्षक की स्वतंत्रता पर भी बल दिया गया है। ये शिक्षक की स्वतंत्रता और एक नागरिक शास्त्र के प्रभावी शिक्षक का गुण होता है। व्यवसाय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। सिविक्स टीचर अपने व्यवसाय के प्रति कि जब वो सिविक्स पढ़ा रहा हो या हिस्ट्री पढ़ा रहा हो या सिविक्स से संबंधित, संविधान से संबंधित बहुत सारी बातों को बता रहा हो, तो उसे एक स्पिरिचुअलिटी का अनुभव हो, वो अपने व्यवसाय के प्रति लगन से बच्चों, छात्रों को जानकारी प्रदान करे, उनके अंदर अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति ज्ञान कराए, बोध कराए। ये सब आवश्यकता होती है और नागरिक शास्त्र के एक प्रभावी शिक्षक के अंदर इन गुणों का होना आवश्यक है। सामाजिक सक्रियता होनी चाहिए। सामाजिक परिदृश्य में जो बातें हैं उनका नागरिक शास्त्र में कैसे जो है हमें तालमेल बिठा करके, समन्वय स्थापित करके बातें बतानी है, यह भी एक प्रभावी शिक्षक का गुण होता है। कक्षा व्यवहार तथा कक्षा नियंत्रण। सिविक्स टीचर का कक्षा व्यवहार कैसा है, क्लास में छात्रों के साथ बिहेवियर कैसा है, कक्षा को अनुशासित करने के लिए, डिसिप्लिन मैनर बनाने के लिए वो किस प्रकार की कार्यवाहियाँ करते हैं, इन सब का एक प्रभावी शिक्षक के अंदर एक गुण होना चाहिए। शिक्षण सिद्धांतों एवं विधियों का ज्ञान। शिक्षण सिद्धांत जिनमें अनेकों सिद्धांत हैं, अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास में हम इन सारे सिद्धांतों को अध्ययन किए ही हैं। विधियों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे नागरिक शास्त्र को पढ़ाना है, हम किस विधि में बताएं, कथात्मक विधि में बताएं या व्याख्यान विधि में बताएं,
प्रयोगशाला विधि में बताएं, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि में बताएं, या फिर खेल विधि में बताएं, इकाई विधि में बताएं, और अनेक प्रविधियां भी हैं। इन सब का ज्ञान हो और अलग अलग समय में परिस्थिति के अनुसार विधियों का प्रयोग करने में एक प्रभावी शिक्षक अपने छात्रों को बेहतरीन ढंग से विषय की जानकारी दे सकता है। अगला है आदर्श नागरिक और नागरिक समस्याओं का ज्ञान। एक प्रभावी शिक्षक आदर्श नागरिक का निर्माण करता है और नागरिक समस्याओं कि नागरिकता को पालन करने में कहाँ से समस्याएं आती हैं, उन सब को जो है वो बातें बताते हैं। जैसे आज हमारे देश में नक्सलवाद और ये सारी जो समस्याएं हैं, जो आतंकवाद एक बुराई है, ये सारी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति आदर्श नागरिक नहीं बन पाता और नागरिक समस्याएं होती हैं, तो इन सब समस्याओं का उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। और इसे रोकने के लिए, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, आतंकवाद की किसी भी किस्म की अराजक गतिविधियों को खत्म करने के लिए ये आवश्यक है कि नागरिक शास्त्र का एक प्रभावी शिक्षक छात्रों में आदर्श नागरिक के गुणों का निर्माण करे, ताकि वे छात्र समाज के लिए उपयोगी बन सके। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नागरिक शास्त्र के किसी प्रकरण पर 4 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो हमें 4 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिविक्स सब्जेक्ट में उदाहरण के रूप में बताने हैं। तो हमने यहाँ पर का निर्देश निम्नलिखित कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्दों से करो। नागरिक शास्त्र है, इसमें 3 प्रकार के विकल्प दे दिए गए, कला, विज्ञान, कला व विज्ञान, तो इसमें से एक भरना है। इस प्रकार का एक उदाहरण है। डाट 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 का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसमें भी अनेक विद्वानों ने बातें बताई हैं, जैसे अरस्तु महोदय हो गए, ज्यों बोधा आप नाम ले सकते हैं, या मैकियावेली। इसमें से एक व्यक्ति को आपको इसमें लिखना रहता है। तीसरा है नागरिकता डाट 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 प्राप्त होती है वंश से, जन्म से, अधिकारियों की कृपा से, विवाह से, सिफारिश से, तो इसमें आपको बातें भरनी है। राज्य एक डाट 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 संघ है, अस्थायी संघ है कि अस्थायी संघ है, तो राज्य किस प्रकार का संघ है, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब आगे हम खा देखते हैं निर्देश। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख कई उत्तर लिखे हैं और सही उत्तर को छांटना है। तो हमारा संविधान विकसित है, अलिखित है, निर्मित है। तो हमारा संविधान जो है निर्माण किया गया है, लिखा गया है। तो इसी तरीके से दूसरा है सूत्र अधिकारों की रक्षा संसद करती है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय करते हैं, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो यहाँ आपको जो है भरनी है बातें, इस प्रकार से उदाहरण देना है। संविधान की रक्षा संसद करती है, उच्चतम न्यायालय करता है, राज्य के विधानमंडल करते हैं, राष्ट्रपति करता है। यहाँ आपको बातें भरनी है कि संविधान की रक्षा कौन करता है। ग है निर्देश। संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, शक्तिशाली केंद्र की स्थापना, लचीला और कठोर संविधान। इन सब का अलग अलग अर्थ भी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अलग अर्थ है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संघात्मक क्या है, एकात्मक क्या है, इसकी अपनी एक अलग और विशेष परिभाषा है, जिसे हमने संघीय शासन की व्यवस्था में देखा है। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना, लचीला और कठोर संविधान। भारत को संविधान को लचीला और कठोर इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें रिजिडिटी भी है और लोच भी है। लचीला इस कारण है कि समय के साथ हमें परिवर्तन करने होते हैं और हमारी संसद 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित करके प्रस्ताव को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाता है और इस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। इसलिए ये जो व्यवस्था है
वो कठोर संविधान है और लचीला, दोनों भारत का संविधान के बारे में विशेषता में कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से संघात्मक एवं एकात्मक शासन के लक्षण अलग करके लिखिए। तो राज्य स्वतंत्र नहीं होते। दूसरा, केंद्र और राज्यों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित कर दिए जाते हैं। तीसरा, इसमें संविधान लिखित होता है। चौथा, इसमें केंद्र व राज्यों के विवादों का निर्णय करने के लिए एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय अति आवश्यक है। तो इसमें से संघात्मक एवं एकात्मक शासन के लक्षण अलग अलग करके लिखना है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रायोजना विधि का क्या अर्थ है? तो विकासमान शिक्षण विधियों में यह विधि प्रमुख है। और प्रयोजना की परिभाषा देते हुए स्टीवेंसन ने कहा है कि प्रायोजना एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्णता को प्राप्त होता है। तो प्रायोजना एक उद्देश्यगत विधि है और इस विधि का प्रवर्तन अमेरिका में हुआ। पहले प्रोजेक्ट शब्दों का प्रयोग इंजीनियरिंग में रूपरेखा बनाने के लिए किया गया। अब जैसे प्रायोजना है, इसको एक प्रोजेक्ट की भांति लिया जाता है कि हमको ये प्रोजेक्ट है, ये उद्देश्य है, हमें इसे पूरा करना है। पहले इस प्रायोजना विधि का प्रयोग छात्रों को गृह कार्य करने के लिए, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जैसे मुर्गी पालन हुआ, कुक्कुट पालन हुआ, इन सब कार्यों के लिए किया जाता था। लेकिन प्रायोजना विधि की जब निम्नलिखित विशेषताओं पर बात करें तो प्रयोजनशीलता, क्रियाशीलता, क्रिएटिवनेस और डूइंग करके जो है सीखने वाली बात, तो क्रियाशीलता होती है, यथार्थता होती है, रियलिज्म होता है, उपयोगिता होती है और स्वतंत्रता होती है। तो ये प्रायोजना विधि की विशेषताएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के अध्यापक को नागरिक शास्त्र के उद्देश्यों की जानकारी क्यों आवश्यक है और माध्यमिक स्तर पर नागरिक शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए? फिर से एक बार प्रश्न को दोहराते हैं। नागरिक शास्त्र के टीचर को नागरिक शास्त्र के उद्देश्यों की जानकारी, ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविक्स, इस विषय की जानकारी क्यों आवश्यक है और माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो स्तर दो प्रकार के निर्धारित किए गए हैं, एक प्राथमिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर, तीसरा विश्वविद्यालय स्तर। प्राथमिक स्तर में बहुत सारी बातें आती हैं, माध्यमिक स्तर पे बहुत सारी बातें आती हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत सारी बातें आती हैं। तो हमें यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा करनी है। सबसे पहले आइए देखते हैं डीबी के अनुसार उन्होंने क्या बातें बताई है उद्देश्य में। तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी भी क्रिया को दिशा निर्देश देते हैं, दिशा निर्देशन देते हैं एवं व्यवहार को प्रेरित करते हैं। तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी भी क्रिया को दिशा निर्देशन देते हैं और व्यवहार को प्रेरित करते हैं। अब उद्देश्य किसी एक चीज़ के लिए रख लिया गया कि हमारा आज का ये उद्देश्य है, तो वो क्रिया को करने के लिए प्रेरित भी करेंगे और दिशा निर्देश भी करेंगे कि अगर इस प्रकार से किया जाए काम तो हमारा ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा और हमें ये उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी।
जैसे 2 पेज की राइटिंग करनी है और उसके लिए टाइम निर्धारित किया गया है 15 मिनट और 200 शब्दों में है, तो हमें कितनी स्पीड से लिखा जाए या हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे हम 200 शब्दों के मानकों को पूरा करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो हमें वो प्रेरणा भी देंगे और दिशा निर्देशन भी देता है कि हमें किस प्रकार से चीज़ों को लिखना है। इस प्रकार से उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी भी क्रिया को दिशा निर्देशन देते हैं एवं व्यवहार को प्रेरित करते हैं। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का अर्थ उन अस्पष्ट रीतियों के निर्माण से है जिनके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन संभव है। तो शैक्षिक उद्देश्य का अर्थ है कि उन अस्पष्ट रीतियों के निर्माण से है, अस्पष्ट रीतियों के निर्माण से, नीति रीति, जिनके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से, एजुकेशनल प्रोसेस के माध्यम से छात्रों के व्यवहार में, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, अपेक्षित परिवर्तन लाना संभव होता है। एक बिल्कुल कमजोर छात्र को अत्यधिक बुद्धिमान बनाया जा सकता है। किससे? एक शैक्षिक उद्देश्य से, एक लक्ष्य से, एक उद्देश्य से। एक लक्ष्य में कई उद्देश्य होते हैं, तो शैक्षिक उद्देश्यों के माध्यम से छात्रों के अंतर्गत अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है। तेज बालक गलत प्रक्रियाओं के माध्यम से कमज़ोर बन जाता है और कमज़ोर बालक तेज प्रक्रियाओं के माध्यम से बुद्धिमान बालक बन जाता है। ये बिल्कुल शैक्षिक परिवर्तन, शैक्षिक उद्देश्य में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन होता है और यह नागरिक शास्त्र के उद्देश्यों की जानकारी एक टीचर को, एक सिविक्स टीचर को रखना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं ब्लूम महोदय के अनुसार क्या बातें बताई गई हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य का अर्थ उन स्पष्ट रीतियों के निर्माण से है जिनके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन संभव है। बाइनिंग एवं बाइनिंग के अनुसार नागरिक शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक पैदा करना है तथा छात्रों की इस प्रकार सहायता करना है जिससे उनमें नागरिक चरित्र का विकास हो। तो नागरिक शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य बाइनिंग एवं बाइनिंग महोदय ने बताया है कि अच्छे नागरिक पैदा करना, गुड सिटीजन्स का निर्माण करना तथा छात्रों को इस प्रकार सहायता करना जिसमें उनमें नागरिक चरित्र का विकास हो। सिटीजन्स कैरेक्टर का डेवलपमेंट ये बहुत आवश्यक विषय है। जैसे हमें मूल कर्तव्य बताए जाते हैं, मूल अधिकार बताए जाते हैं और उन अधिकारों और कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए हमें क्या हमारे अधिकार हैं और क्या हमको करना है, ये सारी बातें नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य होते हैं कि ये छात्रों के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण पैदा हो जिससे उनके अंदर एक अच्छे नागरिक चरित्र का, एक अच्छे नागरिक का गुण उनके अंदर उत्पन्न हो, पैदा हो। अब माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, आइए इसे देखते हैं। सीवी गुड के अनुसार लक्ष्य या प्राप्त उद्देश्य वह मापदंड है जिसको छात्र द्वारा विद्यालयी क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। वास्तव में प्राप्त उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन करते हैं जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता है। एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। सीवी गुड महोदय ने कहा है कि लक्ष्य या प्राप्त उद्देश्य, आपका जो लक्ष्य है, गोल है, या प्राप्त उद्देश्य जो हमें ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है, वह मापदंड है जिसको छात्र द्वारा
एक स्टूडेंट के द्वारा विद्यालय क्रिया करके पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें छात्र पढ़ाई करके विद्यालय की व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को पूर्ण करके लक्ष्य या प्राप्त उद्देश्य का जो मापदंड है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में प्राप्त उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन करते हैं जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता है। तो इस प्रक्रिया में जो छात्रों के अंतर्गत व्यवहारगत परिवर्तन आता है, उनके बिहेवियर चेंज आते हैं, ये एक टीचर के द्वारा जो उन्हें पथ प्रदर्शित किया जाता है उसी अनुभव का परिणाम होता है। हम बहुत सारी ऐसी बातें सीखे होंगे और जाने होंगे जो हमारे टीचर क्लासरूम में हमको बताए होंगे और फिर हम उसका प्रभावी प्रयोग समाज के बीच में किए होंगे। अब ये बिल्कुल एक स्वाभाविक प्रक्रिया और माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य में ये बातें सी.बी. गुड महोदय ने हमें बताई है। अब आइए देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। उनमें सामाजिक एवं नागरिक सूक्ष्मता का निर्माण करना, दूसरा है बुद्धिमान प्रजातांत्रिक नागरिकों का निर्माण करना, तीसरा पॉइंट है छात्रों में अपनत्व का भाव उत्पन्न करना। अपनत्व का भाव, मान लीजिए माध्यमिक स्तर पर किसी ऐसे विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं जहाँ छात्र देश विदेश से छात्र आए हैं, तो उन सबको एक वसुधैव कुटुंबकम की भांति सबको अपनाना, धर्म जाति मजहब इन सब बातों को और इन सब में समन्वय स्थापित करते हुए अपनत्व का भाव उत्पन्न करना, ये बहुत आवश्यक विषय होता है। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकें। छुट्टी हुई तो उनके दिमाग में यह ना सूझे कि अब कैसे टाइम को हम अपने सदुपयोग करें, उनको समय का सदुपयोग करना आना चाहिए और ये नागरिक शास्त्र शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य भी है। विश्व शांति के प्रति आस्था उत्पन्न करना, हर जगह शांति हो ऐसी व्यवस्था, और हम शांति पाठ भी करते हैं, ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति, और शांति का पाठ करने से तो विश्व शांति के प्रति आस्था उत्पन्न करना। अच्छे व्यक्तित्व के विकास हेतु छात्रों में वांछनीय गुणों का विकास करना। अच्छे व्यक्तित्व के विकास हेतु वांछनीय गुण, जो भी वांछनीय गुण हैं उनको विकास करना। स्वाध्याय की आदत का विकास करना और छात्रों को इसके लिए प्रेरित करना कि शिक्षण को निरंतर रखा जाए व इसके माध्यम से वांछनीय आदतों व कौशलों का निर्माण किया जाए। तो स्वाध्याय की आदत अपने आप में असेट है और शिक्षण को निरंतर रखा जाए जिससे वांछनीय आदतों व कौशलों का निर्माण किया जाए। आज यहीं तक।